बैल को रस्सी से बांधकर कंधे पे उठा के भगा के और आते हैं। फिर वहां पहुंचने के बाद कालीपद गड्ढा खोदकर बैल की समाधि तैयार करता है। फिर वो दोनों न जाने कब कहां से बादल आकर हम तो पूरी तरह भीग गए। देखना, घर पहुंचते ही चाची तो बहुत डरी। गोपाल, तू थोड़ा जल्दी चल, इस बारिश में तूफान शुरू हो गई तो हम घर नहीं पहुंच पाए। ये कहते हुए वो एक विशाल बांस के जंगल को कुछ आवाज सुनाई देता है। काका, क्या तुम्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही है? मैं तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जंगलों में बारिश गिरती है तो ऐसा सुनने को लगती है। हाँ काका, सच में कोई बच्ची रो रही है। गोपाल की बातों पर ध्यान ना देते हुए काका चलता ही रहा। जब वो बांसों का जंगल पार करके खेतों के रास्ते से चलने लगे तब बादल घट के बारिश बिल्कुल रुक जाती है। इस बारिश से छुटकारा मिला, अब किसी का घर पहुंचना है बस। तभी कालीपद काका चांद की रोशनी देखते हैं। कुछ दूरी पर एक ताड़ के पेड़ के नीचे कोई खड़ा है। तभी उसके कानों में किसी के रोने की आवाज आती है। गोपाल, तू मेरा हाथ कसकर पकड़। अगर रास्ते में कोई सामने आया तो उसके साथ बात मत करना। ठीक है, लेकिन सच में कोई बच्ची रो रही है। मुझे अभी भी सुनाई दे रही है। चलते ही वो दोनों ताड़ के पेड़ के पास पहुंचते ही काले परछाई अचानक उनके सामने आ जाता है। क्या तुम अपनी माँ से बिछड़ गई हो? गोपाल, गोपाल, मैंने जमाना किया था ना, किसी अनजान के साथ बात नहीं करना है। चल यहाँ से। काका, लगता है वो बच्ची खो गई है। वो अपनी माँ को ढूंढ रही है, इसीलिए वो अकेली यहाँ रो रही है। गोपाल को कुछ कहने का मौका ना देकर कालीपद काका थोड़ा हिम्मत जुटा के भारी आवाज में उस बच्चे से पूछता है, तुम कौन हो? तुम्हारा घर कहाँ है? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? बच्ची की बात सुनते ही कालीपद काका की खून जैसे जम जाता है। तभी डरते हुए बोला, वहाँ कैसे रह सकते हो? वहाँ पर तो। बात पूरी किए बिना ही कालीपद गोपाल को लेकर दौड़ पड़ता है और वो दोनों सीधा जाकर रुकता है गांव के मोड़ पर बरगद के पेड़ के पास। काका, तुम ऐसे भाग क्यों आए? वो बच्ची अकेली फिर से रोने लगेगी। चुप, एकदम चुप। खबरदार, आज जो कुछ देखा ये किसी को बताना मत। इसके बाद कालीपद गोपाल को लेकर घर लौटता है। उधर खेत के बीचों बीच देखा जाता है वो बच्चा भगाड़ में लौटकर एक बछड़े का रूप धारण कर लेता है। वो बछड़ा एक आत्मा में बदलकर मिट्टी के अंदर घुस जाती है। अगले दिन सुबह गोपाल की काकी माधवी उसे लेकर गौशाला में दूध निकलने जाती है। गोपाल, तुम
तू बछड़े की रस्सी कस कर पकड़, मैं जल्दी जल्दी दूध निकल लेती हूँ। ठीक है चाची। गोपी बछड़े की रस्सी पकड़कर खड़ा रहता है और माधवी गाय से दूध निकलने लगती है। ठीक उसी वक्त देवर जी, ओ देवर जी, घर में हो क्या? क्या हुआ काकुली भाभी? तुम्हें इतना उदास क्यों लग रही है? और तुम्हारी आवाज भी सब ठीक तो है ना? तभी काली बदन कमरे से बाहर आकर कहता है, भाभी कुछ जरूरी काम है क्या? हाँ देवर जी, हमारा बैल कल रात को मर गया, उसे भगाने ले जाना होगा। मेरे पति के साथ जाने के लिए आपको बुलाने आई हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर काली बदन प्रताप के घर जाता है। फिर दोनों मिलकर बैल को रस्सी से बांधकर कंधे पे उठा के भगा की ओर जाते हैं। फिर वहाँ पहुँचने के बाद काली बदन कहता है, प्रताप, मैं जल्दी से गड्ढा खोदता हूँ। खुली जगह बैल को छोड़ जाना ठीक नहीं होगा, उससे प्रदूषण होता है। इसे समाधि देना ही सही होगा। काली बदन गड्ढा खोदकर बैल की समाधि तैयार करता है। फिर वो दोनों बैल को मिट्टी से ढककर घर लौट जाते हैं। फिर धीरे धीरे शाम ढल के रात हो जाती है। लेकिन शाम से ही लगातार बारिश हो रही है। बारिश के इस मौसम में गांव के एक पुरानी चाय की दुकान पर चाय पीते वक्त काली बदन दो अनजान व्यक्ति की बातचीत सुन लेता है। तुमने ठीक से देखा ना? आज सुबह ही वहाँ एक बैल आया है। मैंने अपनी आंखों से देखा। फिर रात को ही वो चुरा लेते हैं। क्या रे कलवा? ये बोल, कोई सुनेगा तो मुश्किल हो जाएगा। बारिश थोड़ा रुकते ही वो दो अनजान लोग दुकान से निकल जाते हैं। फिर काली बदन भी चाय की दुकान से लौट आता है। फिर आधी रात को देखा जाता है चाय की दुकान के वो दोनों अनजान लोग में से एक पहाड़ पर मिट्टी खोद रहा है। कलवा, जल्दी से मिट्टी खोद, क्या कर रहा है? हो गया, बस थोड़ी सी बाकी है। हो गया। पंचा मिट्टी खोद कर देखता है कि वहाँ एक बछड़े की शव है। अरे कलवा, तूने तो कहा एक बैल बनाया है, तो कहाँ गए? भले ही हाथ न लगा तो पैसा नहीं मिलेंगे। ठीक है, मैं फिर से खोद कर देखता हूँ। उतना कमाई नहीं है, सुबह हो जाएगी। इसे ही बांध कर ले चल। फिर कलवा और पंचा बछड़े को रस्सी से बांधकर थोड़ी दूर जाते ही उन्हें सुनाई देता है, सुनाई दे रहा है। इतनी रात को बचाओ कौन चिल्ला रहा है? हाँ, ठीक कहा, लेकिन आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। जल्दी यहाँ से भाग कलवा। रोने की आवाज और भी तेज होने लगी। तभी पहाड़ के बीचों बीच उनके सामने प्रकट होता है एक डरावनी काले राक्षस जैसी गाय की भूत। उसका तेज धार से पूरा पहाड़ कांप उठता है। वो दानव जैसी गाय की भूत धीरे धीरे पंचा और कलवा की ओर बढ़ने लगा। वो दोनों बछड़े को वहीं छोड़कर जैसे ही भागने की कोशिश करता है, तभी वो डरावनी गाय की भूत उनके रास्ता रोक लेता है और वो बछड़ा खुद को रस्सी से छुड़ाकर खड़ी होकर कहती है, हिम्मत तुम लोगों को कैसे हुई? मरने के बाद भी हमें यहाँ चैन से रहने नहीं देगा। आज तुम दोनों को ये कहकर वो गाय की भूत अपनी नुकीली सूंड से उन पर हमला करता है। उन दोनों को जमीन पर गिरा के फिर अपनी नुकीली दांत से
अगले दिन सुबह काकोली दौड़ते हुए माधवी के कंगन में आकर कहती है, कल रात की वो खबर सुना? बागान में क्या हुआ? 2 लोगों की लाश मिली। लगता है वो लोग मरी हुई गाय चुरा कर ले जा रहे थे। सब लोग यही कह रहे हैं। नीना गाय को बांध के कंधे पे उठाए सुनसान जमीन पे फेंकने के लिए जाते हैं और वहाँ जाके बस इसे इधर ही फेंक दो, रात को लोमड़ियों के झुंड आके खा जाएगा। क्या रे रघु, जलसा देख के तुझे कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा चाचा, लेकिन क्या माते सीता सच में आपके ऊपर से चले गए थे? और हनुमान जी वो पहाड़ को कैसे उठा के लाए? अरे बेटा, वो लोग नाटक कर रहे थे। बड़े हो जाओ सब समझ जाओगे। अभी यहाँ से जल्दी चलो, हमें नदी पार करके एक सुनसान जमीन भी पार करके जाना है। ऊपर से रात बहुत गहरी हो गई है, जल्दी चलो। उसी वक्त पीछे से एक बछड़ी की आवाज सुनाई देता है। वो आवाज सुन के रघु वहीं रुक जाता है। चाचा, लगता है हमारे पीछे एक बछड़ा आ रहा है। चलिए ना, उसको पकड़ के हम घर ले जाते हैं। हमारे गायों के साथ उसको भी पालेंगे। ओहो, तुम रुको मत, और गलती से भी पीछे मुड़ के मत देखना। यहाँ से जल्दी चलो। इसके बाद वो दोनों फिर से चलने लगे। फिर नदी पार करके सुनसान जमीन से गुजरते वक्त अचानक देखते हैं कि 2 मिट्टी के हंडी उन दोनों के सामने अपने आप लुढ़क रहा है। इधर वो बछड़ा पीछे से पुकारते ही जा रहा है और ठीक उसी वक्त न जाने कहां से एक गाय की हड्डी आके गिरा। चुप चुप, जरा सा भी आवाज मत करो, और गलती से भी पीछे मुड़ के मत देखना। आओ, तुम्हें कंधों पे बिठाता हूँ। तभी उसके चाचा ने रघु को कंधे पर उठाया और तेजी से घर की ओर चले गए। इसके बाद बिस्तर पर लेटे हुए रघु अपने चाचा से पूछता है, चाचा, तब वहाँ पे वो सब क्या हो रहे थे? और वो बछड़ा किसका था? हमारे पीछे पीछे आ रहे थे, फिर अचानक गायब भी हो गए। वो क्या था पता है? वो था गाय की भूत। तुझे क्या हो गया है नीना गाय? आजकल दूध इतना कम क्यों दे रही है रे? लगता है जब तक मार नहीं खाएगी दूध नहीं निकलेगी तेरी। अरे तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जरा इसको सबक तो सिखाओ। तभी रामू गाय को डंडे से जोर जोर से पीटने लगा और वो गाय दर्द से बहुत रोने लगी। आज सिर्फ इतना सा दूध दिया? देख अभी मैं तेरी क्या हालत करती हूँ। तुझे आज खाना नहीं मिलेगी, साथ में तेरी बछड़े को भी खाना नहीं मिलेगी। ए जी चले आओ। फिर रामू और मालती दूध की बाल्टी लिए गौशाला से चले जाते हैं। नीना गाय बहुत रो रही थी। ये देख लाली ने बोली, रो मत बहन, हमारी भाग्य में यही लिखा है। अगर दिन में वो 4 बार दूध निकालेंगे तो मैं और दूध कहाँ से लाऊंगी? इसके ऊपर खुद से खाना तक नहीं देती और मेरे बच्चे को भी मेरी दूध पीने नहीं देती। इसीलिए वो सुबह से भूखा है और ये लोग मुझे हर दिन पीटते हैं। ये सिलसिला दिन ब दिन चलता ही रहा। रामू और मालती गायों को दिन भर अत्याचार करते थे। गायों को ठीक से खाना तक नहीं देते थे। अगर वो ज्यादा दूध नहीं दे पाते तो जुल्म और भी बढ़ जाती थी। इसके अलावा वो दोनों दूध में पानी मिला के बेचते थे। ऐसे ही एक दिन, रामू, ओ रामू, मुझे 2 प्याला दूध देना। तब रामू और मालती दूध की प्याला लिए बाहर आके कहते हैं, सुनो भैया, अगले महीने से दूध की दाम 5 रुपए करके और बढ़ेगी।
अरे भाभी, एकदम से 5 रुपया बढ़ा दिया। इसके अलावा दिन ब दिन दूध तो पतला होता ही जा रहा है। क्या तुम दोनों ज्यादा करके पानी मिला रहे हो? ऐसा ही चलता रहा तो दूध लेना बंद कर देंगे हम। हाँ दिनेश चाचा, मेरी माँ भी कह रही थी ये दूध पीने के बाद भी भाई की पेट नहीं भर रही है। लगता है चाचा चाची दूध में ज्यादा पानी मिला रहे हैं। नहीं, तुम्हें जरूर कुछ गलत फहमी हो रही है। हम दूध में जरा सा भी पानी नहीं मिलाते। ये लो दूध की दाम। वैसे भी दूध तो बिल्कुल पानी की तरह पतला है और दाम भी ज्यादा। सुनो, हम अगले महीने से तुम लोगों से दूध नहीं लेंगे। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले गए। तब रामू ने कहा, देखा ना भाग्यवान, तुम्हें बोला था कि दूध में इतना ज्यादा पानी मत मिलाओ। तुम तो मेरी कहा नहीं सुनती। तुम चुप ही रहो। हमारे दूध जरूर बिकेगी। कल से तुम शहर में जाके दूध बेच के आना। अगर गाय ठीक से दूध देती तो ये ज्यादा पानी नहीं पिलाना पड़ती। ये दोनों गाय को बेचना पड़ेगा। ये कहकर मालती ने गायों को डंडे से बहुत पीटना शुरू कर दिया। खुद की सारी गुस्सा 2 गायों पर निकलती है और इतनी मार खा के मीना गाय उसी रात बीमार पड़ जाती है और सुबह होने से पहले ही वो मर जाती है। और सुबह होते ही भाग्यवान, अरे वाह भाग्यवान, जल्दी इधर आके देखो। अरे क्या हुआ? सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रहे हो? ये देखो, लगता है मीना गाय मर गई। कल इसे इतना पीटने की क्या जरूरत थी? जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। इससे भी ज्यादा दूध तो नहीं देगी। अब इसे फेंकने की बंदोबस्त करो। इसे बांध के उस सुनसान जमीन पे फेंक के आओ। इसकी जगह एक नया गाय खरीद लेंगे। फिर रामू 2 लोगों के साथ मीना गाय को बांध के कंधे पे उठाए सुनसान जमीन पे फेंकने के लिए जाते हैं और वहाँ जाके बस इसे इधर ही फेंक दो। रात को लोमड़ियों के झुंड आके खा जाएगा। रामू, क्या तुम्हारा दिल एकदम पत्थर बन गया है? तुम गाय को इस तरह से, तुम्हें कष्ट नहीं होता? सुनो, मुझे इस गाय के लिए जरा सा भी कष्ट नहीं हो रहा है। यहाँ की बदबू मुझे सहन नहीं हो रहा है। चलो यहाँ से, और मुझे शहर भी जाना है। इधर लाली गाय और मीना गाय की बछड़ा पूरे दिन रोते ही रहे। फिर धीरे धीरे रात हो जाती है। उसी दिन रात को रामू जब शहर में दूध बेच के उस सुनसान जमीन के ऊपर से लौट रहा था। अरे पापी, इस सुनसान जगह में इतनी रात को गाय की आवाज कहाँ से आ रही है? रामू ने इधर उधर देखते ही उसे नजर आया कि एक बड़ा सा काली चीज पेड़ के नीचे से पुकार रही है। अरे वो रहा गाय। इतनी रात को मेरी तो पूरी लड़की लग गई। न जाने किसकी गाय है। लगता है किसी की गौशाला से भाग आई है। मैं इसको पकड़ के घर लेके जाता हूँ। मेरा पैसा भी बच गया और फ्री में गाय भी मिल गई। फिर रामू वो गाय को लेकर घर लौट आता है और गौशाला में बांध के वो कमरे में चला गया। इसके बाद रात के खाना खाते समय रामू अपनी पत्नी को सारी बात बताते हैं। लेकिन रात गहरी होते ही अचानक से भाग्यवान, सुनाई दे रही है? ध्यान से सुनो। बाहर सारी मुर्गियाँ इस तरह से चिल्ला क्यों रहा है? वो आपस में लड़ रहे होंगे। तुम सो जाओ, हम सुबह देखेंगे। अगले दिन सुबह वो उठ के देखा कि उनके फार्म में एक भी मुर्गियाँ नहीं है। सिर्फ इधर उधर मुर्गियों की बहुत सारे पंख बिखर के पड़े हैं और पूरी जगह खून से भरी है। हाय हाय हाय, ये क्या हो गया?
हमारे सारे मुर्गियों को लगता है कोई जानवर आके खा गया। उसी दिन शाम को जब रामू और मालती दूध निकलने गए तो देखा कि बछड़ा लाली का दूध पी रहा है। ये देख उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है। तभी रामू बछड़े को पीटने के लिए जैसे ही छड़ी उठाए, ठीक उसी वक्त वो काली गाय रामू को लात मार के फेंक देती है। अरे बाप रे! अरे इस गाय की इतनी साहस, तूने लात मार के गिरा दिया। मैं आज इसे अच्छे से। ठीक उसी वक्त वो काली गाय दौड़ता हुआ उनकी तरफ आने लगे। खून जैसी लाल उसकी दो आंखें, मुंह से लार टपक रही है। नुकीला दांत तो उसमें चाकू जैसा चमक रहा है। इसकी चेहरा है भयानक काले दानव की तरह। अरे बाप रे! ये तो राक्षस जैसी चेहरा। ये तो गाय की भूत है। रामू और मालती गाय की ऐसी भयानक रूप देख के सारे होश खो बैठे। इसके बाद अगले दिन सुबह गांव के लोग जब उस सुनसान जमीन से गुजर रहे थे तब उन्होंने देखा कि रामू और मालती की लाश वहाँ पड़ा हुआ है। क्या आप बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं तो अपना नाम कमेंट करें।